नमस्कार है, प्रणाम है, गोड़ वहां से पकड़ लेता है। गोड़ लगाता नहीं हो राजा। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक कीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ किए है ना ऊपर का। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। से मोहब्बत करके। हाँ जाइए ना, यहाँ आपका कौन काम। रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। आइए सर, हम लोग चलते हैं न्यूटन के गति के नियम पे। न्यूटन के गति का पहला नियम हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसी को गैलीलियो का नियम, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा इससे बल की परिभाषा मिलती है। उसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। यहीं से हम लोगों को एक सूत्र मिला था, जिस सूत्र को हम लोगों ने F बराबर ma कहा था। F का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। F का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। F का CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसको हम डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। सर वजन के समान या उससे ज्यादा होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल्स को देखने से पहले न्यूटन का तीसरा नियम क्या है सर? ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी मारोगे तो चोट लगेगा। ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अगर किसी को मारोगे ना तो चोट लगेगा, यही ना होता है। और ये भी बात कहता है न्यूटन के तीसरे नियम से हमें दो बातें स्पष्ट होती है। देखो ये कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़े में होता है, यह कभी अकेले नहीं होता है। बल हमेशा जोड़े में होता है, यह कभी अकेले नहीं होता। सर दो बातें क्या क्या स्पष्ट होती है कि बल जो है हमेशा जोड़े में, अगर क्रिया करोगे, किसी को मारोगे तो प्रतिक्रिया तुमको चोट लगबे करेगा। दूसरा ये क्या कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर होता है। जैसे अगर क्रिया इस पर हुआ तो प्रतिक्रिया इस पर होगा। कहता है सर कि अगर क्रिया इस पर हुआ तो प्रतिक्रिया इस पर होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होता है। अगर इस पर क्रिया हुआ, इस पर हम इसे मारे, तो अगर हमरा पे क्रिया हुआ तो एकरा पर प्रतिक्रिया होगा। और बल हमेशा जोड़े में होगा, कि यानी अगर क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया का बल होवे करेगा। कहता है बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, एक महिला, इसका एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पर हम अलग से बात करेंगे। कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है कि मारेंगे तो चोट लगेगा, मारेंगे तो क्या लगेगा? चोट लगेगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं हमको ममा। अब हम सर न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने सर 3 नियम दिए।
न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। एक दिया पहला नियम, गौर फरमाइएगा जनाब। एक दिया प्रथम नियम, दूसरा दिया द्वितीय नियम, और तीसरा दिया तृतीय नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है। अब प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की अगर हम बात करें तो यह है क्या? अगर हम प्रथम नियम की बात करें, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था, पहला नियम था, इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम, इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये कहता था कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थिर रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, तब तक जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि आरोपित बल जो होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। और तृतीय नियम कहता है कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इससे अगर हम बात करें सर, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। यहां आओगे सर तो द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, और तृतीय नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। तृतीय नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र और तीसरे से बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा सर। प्रथम नियम, इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये होता है सर गति या विराम का विरोध। गति या विराम का विरोध, ये पहला नियम है। द्वितीय नियम की अगर बात करें हम, तो द्वितीय नियम हो जाता है सर गति या प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो द्वितीय नियम आपका हो जाएगा सर प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम की अगर बात करोगे तो यह हो जाता है चोट कम या अधिक लगना। और अगर हम तृतीय नियम की बात करें तो यह हो जाएगा चोट लगना। देखो इतने से सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा ऐसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप सर इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तुझे पाने की जिद हमको, कहते हैं सर प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध, ये हो जाएगा आपका प्रथम नियम। द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना, और तृतीय नियम हो जाएगा सर आपका चोट लगना। तृतीय नियम आ जाएगा आपका चोट लगना। तृतीय नियम हो जाएगा सर चोट का लगना। हेलो, चोट का लगना, गौर फरमाइएगा, चोट का लगना हो जाएगा आपका तृतीय नियम। एकदम आराम से सर आप कहिएगा हम सर कैसे समझेंगे। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, एक के बात है, ये होता है गति या विराम का विरोध। द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना। तृतीय नियम हो जाएगा चोट का लगना। तृतीय नियम हो जाएगा सर चोट का लगना। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध।
द्वितीय नियम हो जाएगा चोट कम या अधिक लगना, तृतीय नियम हो जाएगा चोट का लगना। ठीक है, जैसे आपको कहेगा पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, तो कहीं चोट का बात है? चोट चाट का बात अगर नहीं रहे, चोट का बात रहेगा द्वितीय या तृतीय, और चोट चाट का बात नहीं रहेगा तो प्रथम नियम। अब देखिए सर, अगर कह देगा द्वितीय नियम में, अगर कह देगा कि एक द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो द्वितीय नियम में अगर आपको कह देता है कि एक महिला कुएं से रस्सी को खींच रही है और गिर गई, ओकरा चोट लग गया, रस्सी टूट जाने से महिला गिर गई, ओकरा चोट लग गया, तो चोट खाली लगा है, कम ज्यादा की बात नहीं किया है, तो तृतीय नियम। अगर कहेगा एक टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, टेनिस की गेंद से कम चोट लगता है, क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है, चोट कम ज्यादा का बात किया, इसलिए द्वितीय नियम। गौर फरमाइएगा, अगर चोट कम ज्यादा का बात करेगा तो द्वितीय नियम, चोट खाली लग गया तो तृतीय नियम। कहते हैं सर कि अगर, ध्यान दीजिएगा सर, अगर गति या विराम का विरोध है, ये प्रथम नियम है। जैसे आपको कहेगा एक ग्लास के ऊपर सिक्का रखा है, सिक्का के ऊपर, एक ग्लास के ऊपर पेपर है, पेपर के ऊपर सिक्का है, पेपर खींच लिए, सिक्का गिर गया, कौन नियम? तो भैया गति या विराम, चोट का बात तो किया नहीं है, चोट का बात नहीं किया, इसका मतलब प्रथम नियम। अगर कह देगा गद्दा पर कूदते हैं तो चोट कम लगता है, अब जमीन पर कूदते हैं तो चोट अधिक लगता है, चोट कम ज्यादा का बात कर दिया, द्वितीय नियम। कहेगा बंदूक के पीछे हटने से, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने पर चोट लग गया, तो चोट खाली लग गया ना, तो तृतीय नियम। ठीक है, चोट कम ज्यादा होगा तो द्वितीय नियम, चोट लग जाएगा खाली तो तृतीय। हमको कहेगा एक थप्पड़ हम मार दिए, चोट लग गया, तो चोट लग गया खाली तो तृतीय नियम। और अगर कह देगा कि चोट कम या ज्यादा लगा, चोट कम या ज्यादा लगा तो द्वितीय नियम। क्लियर? अब देखिए सर, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, इसको गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहलाता है। द्वितीय नियम हो गया चोट कम या ज्यादा लगना, तृतीय नियम हो गया खाली चोट का लगना। जैसे आपको कह देगा कि एक आदमी को दो थप्पड़ मारे, पहले थप्पड़ से चोट कम लगा, दूसरे थप्पड़ से चोट ज्यादा लगा, तो हम कहेंगे चोट कम ज्यादा का बात कर रहा है, द्वितीय नियम। कहेगा चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर झुक गया, चोट का बात नहीं कर रहा है, प्रथम नियम। कहेगा रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने से व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, तो कहेंगे भैया चोट का बात किया नहीं, प्रथम नियम। कहेगा नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, तो क्रिया के बराबर तभी विपरीत प्रतिक्रिया है, आगे एक्शन होगा पीछे रिएक्शन होगा, तो यह तृतीय नियम हो जाएगा। रॉकेट क्या उड़ना, तो रॉकेट नीचे क्रिया करता है, ऊपर प्रतिक्रिया करता है, तो रॉकेट का उड़ना तृतीय नियम हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, हम चलते हैं सर इसके एग्जाम्पल्स में। प्रथम नियम का जो एग्जाम्पल है, प्रथम नियम का एग्जाम्पल है ये प्रथम नियम है कि अगर नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, गौर फरमाइएगा। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इसमें हमने कहा कि गति या विराम का विरोध होगा तो वो पहला नियम होगा, चोट का बात नहीं करेगा। देखो, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री का आगे की ओर झुक, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, कहीं चोट का बात नहीं करेगा। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है, उसके ऊपर सिक्का रखा जाता है तो पेपर के खींचने से सिक्का का ग्लास में गिर जाना, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना और गोली मारने से छेद हो जाना। कांच में अगर पत्थर मारोगे तो फूट जाएगा, गोली मारोगे छेद हो जाएगा। चोट का बात नहीं किया। अब चोट का बात कैसे करेगा वो भी हम तुमको दिखाते हैं। द्वितीय नियम में आओ, द्वितीय नियम में आओगे तो ये तो सर कुछ बातें हैं, ये तो हम अलग से बताएंगे। इसके एग्जाम्पल में आओ, टेनिस की, इसमें द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में चोट कम या ज्यादा होगा, चोट कम या अधिक होगा।
टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। सर टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, तो ऑब्वियसली चोट कम या ज्यादा है, दूसरा नियम हो जाएगा। गड्ढे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, चोट कम या ज्यादा है, दूसरा नियम हो जाएगा। ऊंची कूद या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, चोट कम ज्यादा है, द्वितीय नियम हो जाएगा। बड़े कील को अधिक गहराई तक, अगर बड़ा सा कील है उसको अधिक गहराई तक ठोकना है तो हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है, तो अधिक चोट किया जाता है, इसका मतलब ये अधिक चोट किया जाता है, इसका मतलब ये दूसरा नियम है, क्योंकि चोट कम या ज्यादा की बात करेगा, दूसरा नियम होगा। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करता है, तो अधिक चोट कम या ज्यादा की बात करेगा, दूसरा नियम हो जाएगा। अब तीसरा नियम में खाली चोट लगता है। न्यूटन का तीसरा नियम में हमने क्या कहा था इसके एग्जांपल्स में, खाली चोट लगेगा। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाता है, कम ज्यादा नहीं होगा, खाली चोट लग जाएगा, तो ये द्वितीय नियम। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, द्वितीय नियम है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, खाली चोट कर रहा है, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, पानी में तैरते हो तो पानी पर चोट करते हो ना, यह भी तृतीय नियम है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना या रॉकेट का उड़ना, ये तो दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें चोट वाला थ्योरी काम नहीं करता है। ये सब जानता है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, और नाव से कूदोगे तो नाव का पीछे हटना, यह भी न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब देखिए सर, कहते हैं एक महिला कुएं से पानी खींच रही है। हमने कहा था सर, क्या कहा था, देखो प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, गति या विराम का विरोध, ये प्रथम नियम है। गति या विराम का विरोध ये प्रथम नियम है, गति या विराम का विरोध ये प्रथम नियम है। चोट कम या ज्यादा लगना ये द्वितीय नियम है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। गति या विराम का विरोध प्रथम नियम। द्वितीय नियम चोट कम या ज्यादा लगना, द्वितीय नियम। तृतीय नियम चोट का लगना, तृतीय नियम है न्यूटन चचा का। ये तीनों नियम है। शाहुल कुमार जी, ठीक है, गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। हमने कहा कि चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम है, चोट का लगना तृतीय नियम है। तुमको कह देगा बताओ कि ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है जिससे चोट कम लगे। तुम कहना भैया चोट कम लगा, तो द्वितीय नियम है। कहेगा बंदूक के पीछे हटने से चोट लग गया, कहना चोट लग गया खाली, तो तृतीय नियम। कहेगा पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिर जाना, कहना चोट का बात नहीं किया, प्रथम नियम है। ठीक है, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम जो मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और हो। अब देखो चलो, कुछ पॉइंट्स जो हमने फिर से सर हम बताने थे। न्यूटन का पहला नियम क्लियर है, इसके एग्जांपल्स गति या विराम का विरोध होगा, ये क्लियर है बराबर है में। उसके बाद ये यूनिट सारे क्लियर हैं। अब ये बातें सर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सर बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा। सही बात है, अगर अस्थिर है तो गति में ला देगा, गति में है तो अस्थिर कर देगा। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा। अगर अस्थिर है तो गति में ला देगा, और गति में है तो अस्थिर कर देगा। तो कहते हैं बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ होना, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है आकार, बल लगा दोगे कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जैसे हीरा ले लो, लोहा ले लो,
उस पर बल लगा दोगे जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब वो दृढ़ बॉडी है, रिजिड बॉडी है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान होगा। सर बल अगर मान लो कोई वस्तु ऐसे जा रहा है तो तुम जब तक पीछे से ठोकोगे नहीं तब तक गति उसका जैसे है वैसे ही रहेगा, एक समान रहेगा। कहता है जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है, दृढ़ है मतलब उस पर बल लगाने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही बात है, क्योंकि वो रिजिड है। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री। देखो अगर बल एगो इधर लग रहा है तो 180 डिग्री, और दोनों अगर सेम दिशा में लगेगा 0 डिग्री। कहता है तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। सर अगर बल के विपरीत, जैसे बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा हो तो नकारात्मक विस्थापन, ऑब्वियसली विपरीत होगा तो नकारात्मक होगा, सेम दिशा में होगा सकारात्मक होगा। एक लाइन का बात सर समझिए, हम बल के बारे में कुछ बातें हैं जो समझ लीजिए। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं खूब और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और ये वस्तु को सर हम अगर बल लगाते हैं तो जितना से इसको उठाना चाहिए अगर उतना ही बल हम इस पर लगा देते हैं, या उस जितना इसका भार है उससे उतना या उससे ज्यादा बल लगाएंगे तब इसको हम उठा पाएंगे। और अगर हम सर बात करें कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो 180 डिग्री पर बल लगेगा। बल के विपरीत विस्थापन नकारात्मक होता है। बल के विपरीत विस्थापन नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता है। ये तो हम बोलिए दे चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम है, और चोट खाली लग गया तो तीसरा नियम है। पहला नियम बल का परिभाषा देता है, दूसरा सूत्र देता है, तीसरा बल की प्रकृति का पता चलता है। हम ये भी लिख दिए, गति या विराम का विरोध प्रथम नियम है, चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम है, चोट खाली लग गया तृतीय नियम है। अब बल के प्रकार हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं सर, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। बल के 2 प्रकार है, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल की अगर हम बात करें तो जितना इधर 300 न्यूटन है इधर भी 300 न्यूटन होगा तो कहेंगे हम संतुलित बल है। मतलब इसमें गति नहीं होगा। अगर ये कोई वस्तु को खींच रहा है 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर, जितना बल हम सर इधर लगा रहे हो उतने बल इधर लगाएंगे तो कोई गति नहीं होगा। 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर, कोई गति नहीं होगा। असंतुलित बल में क्या होगा, 300 न्यूटन इधर है 200 न्यूटन इधर होगा तो असंतुलित बल होगा, तो जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति हो जाएगा। यहां अगर परिणामी बल अगर मान लो दोनों 300 है, इधर 300 है और इधर भी सब 300 है, इधर और इधर, तो भैया परिणामी बल जो होगा वो 300 - 300 = 0। परिणामी बल 0 हो जाएगा। परिणामी बल जो होगा वो 300 - 300 = 0 हो जाएगा। असंतुलित बल ये 300 है, 400 है। असंतुलित बल की अगर हम बात करें, देखो संतुलित बल यहां डेफिनेशन भी देख लो। संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में हो। देखो 300 इधर 300 इधर, इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, कोई गति नहीं होगा, क्योंकि जिधर जितना इधर उतना इधर भी खींच रहे हैं। परिवर्तन अधिक नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाएगा। जब बहुत ज्यादा तुम खींचोगे तो 300 इधर 300 इधर, मान लो 10,000 इधर और 10,000 इधर लगा दो, टूटिए जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, लेकिन गति बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जब असंतुलित बल में क्या होता है सर कि जिधर बल ज्यादा होता है उधर, इधर 400 है तो 400 की ओर गति हो जाएगा। कहते हैं इसमें सर गति होगा। कहते हैं असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। देखिए असमान होगा, 400 इधर 300 तो असमान हो गया, विपरीत हो गया, एगो इधर एगो इधर, और वस्तु को गति प्रदान करता है। और वस्तु की गति किधर की ओर होगी, जिधर ज्यादा बल होगा उधर की ओर गति होगी, जिधर ज्यादा बल होगा उधर की ओर गति होगी। अपना जहां है सबसे प्यारा। बिहार पुलिस वालों के लिए सर कुछ सूचनाएं हैं जो हम लोग सर शेयर करेंगे, उसके लिए हम एक आज वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए संतुलित बल क्या होगा सर, संतुलित बल 300 इधर कर दोगे संतुलित बल होगा। अगर 300 न्यूटन इधर 300 न्यूटन इधर देते हो तो उसे हम संतुलित बल कहेंगे।
अगर हम 300 इधर और 300 इधर देते हैं तो यह संतुलित बल कहलाता है। और अगर हम 300 इधर और 400 इधर देते हैं तो इसको हम असंतुलित बल कहते हैं, और इसमें गति होगा। ये जो संतुलित बल है इसमें गति नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब बढ़ा दोगे तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिस पर बल लगाए उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, रिजिड बॉडी कहते हैं। अब आते हैं सर, कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा। सतत चाल मतलब सर 0 से 4 मीटर पे गया, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि बल लगेगा 2 से 3 हो जाएगा। कह रहा है अगर कोई पिंड सतत चाल से चलेगी तो इसका अर्थ है कोई कार्य नहीं कर रहा है। अब आ जाइए सर, एक घोड़ा तांगा को खींच रहा है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? मान लीजिए सर ये घोड़ा तांगा को खींच रहा है, तो घोड़ा तांगा को खींच रहा है तो सर घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण ये घोड़ा इस पर बल नहीं लगाता है। ये घोड़ा इस पर बल लगाता तो ऐसे ऐसे करता, ऐसे धकेलता पीछे की ओर, उससे नहीं चल रहा है। तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के, ये तांगा भी इस पर बल नहीं लगा रहा है। एक है घोड़े द्वारा पृथ्वी पर, घोड़ा जो पृथ्वी पर बल लगा रहा है, ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं। पृथ्वी जो घोड़े पर बल लगा रही है सर, जो एक्शन घोड़ा कर रहा है उसका जो रिएक्शन होता है उससे वो आगे बढ़ती है। एक्शन देन रिएक्शन, रिएक्शन से आगे बढ़ती है, यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण घोड़ा आगे बढ़ता है। घोड़ा जो एक्शन करता है तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे उछल उछल के वो आगे बढ़ता है। लड़का इसमें अनाधुन अटपट मार देता है। घोड़ा द्वारा तांगे पर बल नहीं लगाया जाता, तांगे द्वारा घोड़े पर बल लगाने के कारण नहीं होता है। तांगा कभी बल लगाएगा और घोड़ा कभी तांगे पर लगाएगा तो घोड़ा तांगा पीछे चल जाएगा। पृथ्वी पर जो ये घोड़ा बल लगाता है उसके बराबरता विपरीत जो क्रिया के बराबरता विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिक्रिया के कारण ये आगे बढ़ता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर डॉग। इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज करता है। इसके बाद हम चलते हैं सर घर्षण की दुनिया में। व्हाट इज फ्रिक्शन? सर घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण जो है वो एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। जैसे ये अगर इधर की ओर ये खींच रहा है, ये क्रिया है, गति इधर होगा क्योंकि इधर ये खींच रहा है। इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इधर अगर क्रिया होगा तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया होगा, तो इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। क्रिया इधर होगा, इसके विपरीत प्रतिक्रिया जो होगा, विरोध बल जो लगेगा, गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वह बल है जो गति का विरोध करता है। सर गौर फरमाइएगा, घर्षण बल वह बल है, इधर अगर सर गति हो रहा है तो इसका विरोध करेगा घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का विरोध बल है। पेट बढ़ गया है, चलो। घर्षण बल जो है वो एक प्रकार का विरोध बल है। अगर इधर गति होगा तो इधर घर्षण होगा। कहते हैं देखो, इधर गति है, इधर घर्षण है। इधर अगर गति है तो इधर की ओर घर्षण है। घर्षण बल एक प्रकार का विरोध बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल को क्षयकारी या छिन्न बल भी कहते हैं। तो इसलिए सर, क्योंकि स्नेहक लुब्रिकेंट डालकर, ये देखो मोबिल वगैरह डालकर हम घर्षण को, जो गाड़ी वगैरह में मोबिल डालते हैं, इससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। इसके द्वारा हम सर तेल मोबिल डाल करके इसको कम कर सकते हैं, क्षय हो सकता है इसका, और उसके लिए हम लोग स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। जो डाल रहे हो तुम ये लुब्रिकेंट,
स्नेहक। कहते हैं कि घर्षण बल क्षयकारी या छिन्न बल होता है, इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जा सकता है। तेल मोबिल डाल के हम इसको कम कर सकते हैं। अब स्नेहक सर 3 प्रकार का होता है। स्नेहक मतलब वही हो गया तेल मोबिल ग्रीस वगैरह। ये 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। गैस नहीं होता है। ठोस में हो गया तुम्हारा ग्रेफाइट, द्रव में हो गया तुम्हारा तेल मोबिल, अर्ध ठोस में हो गया ग्रीस, आधा ठोस होता है। देखो स्नेहक के रूप में तेल मोबिल ग्रीस ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठोस स्नेहक हो गया ग्रेफाइट, बहुत फिसलनदार होता है। सर स्नेहक का काम है फिसलनदार बना देना, घर्षण को कम कर देना, तेल मोबिल जो डालते हैं हम। द्रव में तेल और मोबिल हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया, ठोस में ग्रेफाइट हो गया, स्नेहक द्रव में हो गया तेल और मोबिल, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया। ग्रेफाइट तुम लोग भी जानता है पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें चला तो पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? पेंसिल में पाया जाता है। अब घर्षण बल का मान पे हम सर अलग से चर्चा करेंगे, गौर फरमाइएगा। हमने कहा तुमको गति या विराम का विरोध प्रथम नियम, चोट कम या ज्यादा लगना द्वितीय नियम, चोट खाली लग गया तृतीय नियम। संतुलित बल होगा समान तथा विपरीत दिशा में होगा, बहुत ज्यादा होने पर अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, टूट जाएगा। असंतुलित बल होगा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसमें गति होगा किधर की ओर? ज्यादा बल की ओर। उसके बाद अगर सतत चाल से चलेगा मतलब कोई बल नहीं लग रहा है। घोड़ा द्वारा पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी जो घोड़े पर बल लगाएगा उसके कारण जो घोड़ा उछलेगा तो आगे बढ़ेगा। घर्षण क्या है सर? घर्षण दो सतहों के बीच लगने वाला वह बल है जिसके कारण सर जो गति का विरोध करता है। अगर गति इधर होगा तो घर्षण इधर होगा। घर्षण कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस। ठोस में ग्रेफाइट हो गया, द्रव में तेल मोबिल हो गया, अर्ध ठोस में ग्रीस हो गया। ये इतनी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अब देखो घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल है तो तुम एक उंगली दो, अब पूरा का पूरा 5 थाप लगा दो ऐसे, तो क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, लेकिन सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर बहुत रुखड़ा सतह होगा तो ज्यादा विरोध होगा, अब प्लेन सतह होगा तो कम विरोध होगा। कहते हैं कि घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा, रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा। प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा, रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा। घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। एक उंगली दो कि 5 उंगली दो, घर्षण सेम लगेगा। तो घर्षण बल सर सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। रुखड़ा होगा तो ज्यादा घर्षण होगा, प्लेन होगा तो कम घर्षण होगा। अगर मान लो कि कोई वस्तु को तुम धक्का दे दिया, उसको रोकने के लिए तुम कोई बल नहीं लगा रहे हो, तो जो घर्षण बल होगा वही उसको धीरे 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 रोक देगा, क्योंकि घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। मान लो तुम इसको बल लगा के छोड़ दिए, तो बल लगा के छोड़ दिया, धीरे धीरे जाकर कहीं रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में। अगर तुम डायरेक्ट बल लगा देते हो तब भी रुकेगा, लेकिन अगर छोड़ दोगे तब भी कुछ दूर जाके रुक जाएगा, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है। तुमको कहेगा क्वेश्चन कि अगर कोई वस्तु को हम धक्का देकर छोड़ देते हैं तो वो रुक जाता है बिना बल लगाए, किस बल के कारण? तो कहेंगे घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है। तो कहने का मतलब अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगा। अब बल लगा दोगे तब तो ऐसे भी रुक जाएगा। तो घर्षण हमने कहा सर घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम क्षयकारी बल कहते हैं। स्नेहक 3 प्रकार के ठोस, द्रव और अर्ध ठोस होता है। ठोस की अगर हम बात करें, ठोस के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, तेल मोबिल द्रव के रूप में, ग्रीस अर्ध ठोस के रूप में। ग्रेफाइट सर पेंसिल में प्रयोग करते हैं। घर्षण बल सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर करता है। रुखड़ा होगा ज्यादा घर्षण, प्लेन होगा तो कम घर्षण। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो रुक जाएगा। किसके कारण? तो घर्षण के कारण। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सर घर्षण विरोध कर ही रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन रोक देगा। ठीक है,
अब देखो, कोई सतह अनियमित है, अनियमित है मतलब प्लेन नहीं है, अनियमित है, इसका मतलब घर्षण होगा वहां। तो किसी भी सतह की अनियमितता का कारण घर्षण है, किसी भी सतह के अनियमितता का कारण घर्षण बल है। अनियमित है मतलब सर प्लेन है, रुखड़ा है, इसका मतलब घर्षण बल लग रहा है। तो कहता है किसी भी सतह के अनियमितता का कारण क्या है, घर्षण है। अब यहीं तक हम लोग रखेंगे। घर्षण गति का विरोध करता है, कम किया जा सकता है स्नेहक के द्वारा, इसीलिए क्षयकारी बल कहते हैं। ठोस, द्रव, अर्धठोस 3 प्रकार का स्नेहक होता है। ठोस में ग्रेफाइट हो गया, द्रव में तेल मोबिल हो गया, अर्धठोस में तुम्हारा ग्रीस हो गया। और उसके बाद सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ये, जो सर सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर करता है। अब सर बल लगा के छोड़ जगह तो रुक जाएगा घर्षण के कारण। कोई सतह अनियमित है, इसका मतलब वहां घर्षण बल लग रहा है। अनियमित मतलब रुखड़ा हो गया, रुखड़ा होगा तो घर्षण होवे करेगा। ठीक है, आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रोकेंगे। अगली कक्षा में हम लोग सर इससे आगे घर्षण को खत्म करेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए सर। बिहार पुलिस के लिए एक हम वीडियो बनाने वाले हैं, उसका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू। खूब मन लगा के पढ़िए, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बार मम्मी पापा को दिखा देना है कि देखो तेरा बेटा लायक है, नालायक नहीं। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो, साउंड जा रही है सर? साउंड अगर जा रही है जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। अगर सर साउंड जा रही है तो एक टाइप कीजिए, इफ साउंड इज गुड। अगर साउंड खराब है सर, नो साउंड, तो 2 टाइप कर दीजिए। अगर साउंड जा रही है तो एक टाइप कीजिए सर जल्दी से। हेलो 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 हेलो। आते हैं सर हम घर्षण में। घर्षण के कारण कहता है कि सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सही बात है, सतह अनियमित रहने पर मतलब रुखड़ा रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अगर अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। अगर सतह अनियमित है तो घर्षण बल लगता है। सही बात है कि सतह अगर रुखड़ा होगा यानी अनियमित होगा तो घर्षण बल लगेगा। अब सर कहा यह जाता है कि घर्षण ऊर्जा का जो है ना वो क्षय नहीं होता है। ये सब सर क्वेश्चन बन के आपको मिलेगा। कहा यह जाता है कि घर्षण ऊर्जा जो है, घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। घर्षण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। यह ऊष्मा ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है।
यह घर्षण ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है या उष्मा में बदल देता है। जैसे आप अगर कहीं पर घर्षण आप जोर से रगड़िएगा तो देखिएगा वहां गर्मी उत्पन्न हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण जो है ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। हेलो हेलो हेलो, घर्षण जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब आते हैं सर नेक्स्ट में, घर्षण के प्रकार। घर्षण 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सीमांत घर्षण, एक होता है गतिज या सर्पी घर्षण, एक होता है लॉटेनिक घर्षण। अब मामला क्या है सर, गौर फरमाइएगा। स्थैतिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिज या सर्पी घर्षण क्या है और लॉटेनिक घर्षण क्या है। तो अगर कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है, अस्थिर अवस्था में है, तब जो घर्षण बल लगता है, जो गति का विरोध करता है, जो गति के इधर लगता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। एक होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण हो गया सर, मान लीजिए कोई ऐसा सतह है, ये कोई ऐसा सतह है और ये इस पर फिसल रहा है, तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर 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 लुढ़क रहा है तो इसको हम लॉटेनिक घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु अस्थिर है इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु सरक रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो इसको हम लॉटेनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसको हम सर गतिज घर्षण कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो इसको हम लॉटेनिक घर्षण कहते हैं। इसको हम लॉटेनिक घर्षण कहते हैं। ये वस्तु लुढ़क रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा विरोध यही होता है, इसलिए तो ये गति नहीं करता है। विरोध अगर कम होगा तो गति ज्यादा होगा। अब विरोध इतना ज्यादा है कि यहां गति ये करवे नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर विरोध कम होगा तो गति ज्यादा होगा। 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 यहां विरोध बहुत ज्यादा है, गति बहुत कम है। अगर ये हम अस्थिर घर्षण की बात कर रहे हैं, ये गतिज घर्षण है, गतिज घर्षण में विरोध कम है, गति हो रही है। यहां तो साफे विरोध ज्यादा है, इसलिए गति हो भी नहीं करता है। लॉटेनिक घर्षण की अगर हम बात करें तो यहां और आसानी से गति होता है। तो इसका मतलब यहां घर्षण और कम है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। हेलो हेलो हेलो, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा सर, घर्षण बल, हेलो, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति का, हेलो 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 सर, आवाज अच्छे से जा रही है तो एक टाइप कर दीजिए एक बार फिर से सर। अगर अच्छे से आवाज नहीं जा रही है तो दो टाइप कीजिए। अगर अच्छे से आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दीजिए सर जल्दी से, और अगर अच्छे से आवाज नहीं जा रही है तो दो टाइप कर दीजिए सर। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, एकदम गति नहीं कर रहा है, तो इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं।
और अगर कोई वस्तु अब न तब ये फिसल रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसको स्थिर है, इसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसको हम सर गतिज घर्षण कहते हैं। और इसको हम लोटेनिक घर्षण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्थिर अवस्था में है तो इसको हम स्थैतिक घर्षण, ये लुढ़क रहा है तो इसको हम गतिज घर्षण, और ये घूम रहा है तो इसको हम लोटेनिक घर्षण। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो इसको स्थैतिक घर्षण, अगर कोई वस्तु फिसल रहा है तो गतिज घर्षण, अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। अगर कोई वस्तु स्थिर है स्थैतिक घर्षण, गति में है तो गतिज घर्षण, और लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। सबसे ज्यादा घर्षण बल यहीं होता है, सबसे कम विरोध होता है, वस्तु आसानी से लुढ़क जाती है, गति यहां ज्यादा होती है। सर गौर फरमाइएगा, अगर हम घर्षण की बात करें या घर्षण बल की बात करें, सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां होगा? जब स्थैतिक में होगा। उससे ज्यादा कहां होगा सर? जब गतिज में होगा। उससे कम। और सबसे कम कब होगा? जब लोटेनिक। सबसे कम कब होगा सर? जब लोटेनिक होगा। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि सबसे अधिक घर्षण होगा जब स्थैतिक घर्षण होगा, उससे कम गतिज घर्षण, सबसे कम लोटेनिक घर्षण। यह घर्षण का मामला है। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, उससे कम गतिज घर्षण, सबसे कम लोटेनिक घर्षण। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा विरोध यहां होगा, उससे कम विरोध यहां होगा, सबसे कम विरोध यहां होगा। कहने का मतलब यह हुआ सर, और सर देखिए कि जो गतिज घर्षण है, जो गतिज घर्षण आप देख रहे हैं, ये जब एकदम फिसलने की अवस्था में होता है, तब जो इसका सर नाम होता है उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं, कि अब न तब। हेलो, साउंड का अगर प्रॉब्लम है सर, क्या करते हैं जी, ये वाला माइक क्यों नहीं मंगवाते हैं? वायरलेस वाला कितना अच्छा चलता है, तो वही वाला क्यों नहीं मंगवा लेते हैं? 5 को मंगवा के रख लेंगे यार, 200 रुपया उसका दाम, सिंगल का 5 को मंगवा लीजिए। अभी साउंड कैसा है? ठीक है, 5 को लाके रखिए उसको, ठीक ना। कहते हैं अगर स्थैतिक घर्षण, ये जो अब न तब फिसलने वाला होगा, तब जो घर्षण का नाम होगा उसे हम सीमांत घर्षण। फिर से समझो, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अब वस्तु अगर गति में है, अब न तब फिसलने वाला है, गतिज घर्षण, अगर कोई वस्तु लुढ़क रहा है तो लोटेनिक घर्षण। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्फी घर्षण, और लोटेनिक घर्षण। कहते हैं स्थैतिक घर्षण, देखो ये वस्तु सोफा है, ये अस्थिर है, ये स्थैतिक घर्षण है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है, उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल
जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने पर होता है, सीमित लिमिट पर होता है कि अब न तब वस्तु सरक जाए, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज या सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रहा होता है, इसी को हम गतिज या सर्पी घर्षण कहते हैं, जब यह फिसल रहा होता है। और एक है लोटेनिक घर्षण, लोटेनिक घर्षण में लुढ़क रहा होगा। लोटेनिक घर्षण में लुढ़क रहा होगा, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा होता है। लुढ़क रहा होता मतलब फिसल रहा हो, ठीक है। अब आते हैं सबसे अधिक घर्षण बल स्थैतिक घर्षण होता है, उससे कम गतिज या सर्पी घर्षण, सबसे कम लोटेनिक घर्षण होता है। अगर हम सर बॉल बियरिंग की बात करें, बॉल बियरिंग अगर आप सर देखे होंगे, अगर कभी सर आपको बॉल बियरिंग देखने का मौका मिला होगा, मान लीजिए कि सर ये ट्रॉली वाला बैग है, ये ट्रॉली वाला बैग है और ये खींच रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, घर घर कर रहा है। ये ऑलरेडी मामला इसका गड़बड़ा गया। अगर ये ट्रॉली वाला बैग है सर और ये आप खींच रहे हैं सर, देखिए कितनों करिएगा ना तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फर्क हो जाता है मेरे दोस्त, कि कभी नेट का प्रॉब्लम हो गया या कभी साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले मेरी जान, क्यों जान लेने पे तुला हुआ है गरीब का। इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ ना, माइक लगाते हैं, माइक चेंज करते हैं, नेट का प्रॉब्लम रहता है, नेट ठीक करवाते हैं, यही सब होगा तब तो आप तक फिर भी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और आप लोग हैं कि थोड़ा सा अगर लगता है कि ये वो हो गया तो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, एकदम गड़बड़ बात। थोड़ा सा सर पेशेंस आपको रखना हो। ये मान लीजिए आप है और ये आपकी भावनाएं हैं, आप इसको खींचते हैं, तो खींचने के बाद सर ये अगर मान लीजिए कि ये बियरिंग नहीं है तो आप इसको खींचिएगा तो ये फिसलेगा, यानी गतिज घर्षण में आए। और जैसे आप सर इसमें ये बियरिंग लगा दीजिएगा, अब ये लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो ये गतिज घर्षण को लोटेनिक घर्षण में बदल देता है। गतिज घर्षण को किस में बदल देता है? लोटेनिक घर्षण में बदल देता है। कहते हैं कि बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटेनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। गतिज घर्षण की तुलना में लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। देखिए, रोलर को ऐसे अगर आप खींचते हैं तो वो कठिन है, क्योंकि उसमें गतिज घर्षण होता है। लेकिन अगर आप इसे लुढ़काते हैं सर, तो वो आसान होता है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है, वहां घर्षण कम लगता है। मैथ का क्लास नहीं होता है, मैथ ग्रुप डी टारगेट नहीं लेते हैं सर, सब छोटा सब क्लास होता है। अब आ जाइए सर नेक्स्ट में, घर्षण के लाभ और हानि। जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो घर्षण के लाभ है, जो हमारे लिए निगेटिव है वो घर्षण की हानि है। जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो सकारात्मक घर्षण है, जो हमारे लिए निगेटिव है वो नकारात्मक घर्षण। अब गौर फरमाइएगा, कहता है, क्या कहता है? घर्षण के लाभ और हानि। घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर फिसल जाते हैं, ये हमारी हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण बालू और पानी में हम नहीं चल पाते हैं, ये भी हमारी हानि है। घर्षण अधिक होने के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, ज्यादा रगड़ होगा टूट जाएगा, ये हानि है। घर्षण की कमी होने के कारण मशीन नहीं चल पाता, ये हमारा सर घर्षण अगर कम हो जाएगा फिसलेगा, चलिए नहीं पाएगा। कहते घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं, तो ये हमारा लाभ है सर। घर्षण दो प्रकार के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जिससे हमको फायदा हो वो सकारात्मक, जिससे हमको फायदा नहीं हो नकारात्मक। जैसे सर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक मारते हैं, घर्षण के कारण गाड़ी रुक जाता है, तो वो सकारात्मक है। और सर घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर आप फिसल जाते हैं, तो वो नकारात्मक है। कहते हैं वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो सकारात्मक, वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो नकारात्मक। ठीक है, अब आ जाइए इधर।
घर्षण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम सर ये मानते हैं कि आपकी बहुत सारी शिकवा शिकायतें होंगी, तो आप ये समझिए कि आपको भगवान से ही पढ़ना पड़ेगा, अब इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई कहता है कि सर आप थोड़ा जल्दी क्लास लीजिए, तो हम सर जल्दी और फास्ट आप छोड़ दिए, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो, इस पर ध्यान दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एकदम आपको टेंशन नहीं, तो सर फरवरी है, मार्च अभी पूरा बाकी है। और रही बात करंट अफेयर्स स्लो पढ़ने, करंट अफेयर्स स्लो पढ़ने का चीज नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ने का चीज है, और वो भी फास्ट। लेकिन ये तुमको कौन समझाएगा? तुम चुट्टा, हम जितना तुम्हारा एक एक प्रॉब्लम का तुम्हारा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी से तुम्हारा अगर प्यार नहीं बन पाया, तब तो तुम माँ पापा में भी सर खोट निकालते होंगे तब घर पे। इतना उसका कोई उपाय नहीं है। हम अगर गर्दन काट के भी चला यहाँ से दे देंगे अंतराल, जितनी रेगुलरिटी से और जितनी पंक्चुअलिटी से और जितना कम फी में हम आप तक पहुंचते हैं सर, है कोई माई का लाल तो पहुंच के दिखा। इससे ज्यादा सर हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। जितना हम मतलब कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम आपके लिए करते हैं, इससे ज्यादा सर हम जान भी दे देंगे ना सर, तब भी शायद मेरे आपके लिए कम होगा। उन बच्चों के लिए, इसमें एक दो बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनके लिए अगर हम जान भी दे दें तो शायद उनको लगेगा गर्दन ठीक से नहीं कटा, तो उसके लिए हम सर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि एक दो कतरा तुझे भी दे दें, ताकि तू भी मेरी खून से संतुष्ट हो जाए। बट सर आप समझिए, सुबह 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक आपकी सेवा में रहते हैं। वो अलग बात है कि सर आपने 200-300 रुपए दिए हैं, लेकिन सर आप कभी सोच के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 100% तो सर हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो तो भगवान जी ही ऊपर से आएंगे, अल्लाह ही आएंगे तो कर पाएंगे सर। लेकिन जितना एज ए मानव हमसे बन पाता है, माँ शारदे की कसम उतना करने की कोशिश करते हैं कि आप एकदम इसके लिए विश्वस्त रहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आते हैं सर इधर घर्षण गुणांक पे। कल नेटवर्क का प्रॉब्लम था, शाम वाला सारा क्लास यूट्यूब का ऑफ हो गई, तो बच्चे कुछ से कुछ बात बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है कि नहीं आज तूने क्लास नहीं लिया, आज तू कहाँ सो गया। बहुत गंदा लगता है कि क्यों ऐसा, क्यों हम कर रहे हैं। आप समझिए सर यूट्यूब पे अभी 3 से 4 ही ऐसे टीचर हैं जो क्लासेस पूरी तरह से ले पा रहे हैं रेगुलरली, उसमें हम भी एक हैं। लेकिन तब भी, और सारे टीचर पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, और हम अपना वो क्लास अभी हम पेड कोर्स में अगर डालेंगे तो कितना पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मतलब क्या कहें सर, कुछ कह नहीं सकते। जा बेवफा, तुझे माफ किया, एक दिन जब जॉब लगेगी ना तब तू मेरे योगदान को समझ पाएगा, और उस दिन आएगा और गुरु जी के सामने सर झुका के बोलेगा कि हाँ गुरु जी आपने जो किया था वो बहुत था। खैर छोड़िए सर, कोई बात नहीं सर। वही बात है, 99 रुपये जो आप हमको एक सब्जेक्ट का पे करते हैं उसमें ब्रांडेड अंडरवियर भी नहीं मिलता है। 299 रुपये जो आप हमको पे करते हैं सर, वो एक प्लेट रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलता है सर उससे। और हम लोग पूरा दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बुरा लगता है कि क्या हमारी औकात एक प्लेट खाने की भी नहीं है, जिस पर 5 लोग मिलकर, 6 लोग 7 लोग मिलकर मेहनत करते हैं कि एक प्लेट खाने के बराबर पैसा दे दो। हमारी औकात तो अब सर वो भी नहीं है। हम मानते हैं कि आपकी शिकवा शिकायतें होंगी, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। हम इतने भी गंदे नहीं हो गए कि हमारी औकात अब 30 से 35 रुपए की भी नहीं रह गई पर मंथ। लेकिन कोई बात नहीं, हम ओके खुद को बस यही समझाते हैं कि कुछ अच्छे बच्चे हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मैं शायद उन तक अगर पहुंच जाऊं तो
मेरा वहीं पर सपना साकार हो जाए। आइए सर, यहां हम बात करते हैं घर्षण गुणांक की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ये क्या होता है सर? अगर मान लीजिए कि ये इधर से इधर की ओर अगर हम गति करते हैं, इधर की ओर घर्षण होगा, F मान लेते हैं इस बल को, इस बल को सर हम F मान लेते हैं। नीचे की तरफ mg लगेगा और क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन फोर्स R लगेगा। इधर की ओर गति होगा, इधर की ओर घर्षण होगा, नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये कहता है कि जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा घर्षण बल रहेगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा भारी होगा खींचने में उतना ज्यादा विरोध होगा। ये कहता है F समानुपाती होगा mg के, और क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होता है तो F समानुपाती हो जाएगा, mg बराबर R होगा, F समानुपाती R हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू आर। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय आर। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय आर। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय आर। म्यू घर्षण गुणांक, म्यू घर्षण गुणांक है और F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, F घर्षण बल है और म्यू घर्षण गुणांक। ये भी बल है अभिलंब घर्षण बल, ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल। बल बल न्यूटन न्यूटन कट जाता है, इसलिए कहते हैं इसका मात्रक नहीं। इसकी अगर आप बात करोगे सर, फिर से समझो, ये कहता है घर्षण गुणांक कि F समानुपाती होता है mg के, mg बराबर होता है R के, तो F समानुपाती R। ये सब नहीं याद करना है, सबकी जरूरत नहीं है, सीधा याद करना है कि म्यू इज इक्वल टू F बाय आर। F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, न्यूटन टू न्यूटन कट जाएगा, तो घर्षण गुणांक जो म्यू है इसका कोई मात्रा पर बीमा नहीं होता है। आ जाइए सर इधर, कहते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। F समानुपाती R, F समानुपाती होता है R के। F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू इंटू आर आएगा, म्यू इज इक्वल टू F बाय आर होगा, यानी म्यू इज इक्वल टू घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, म्यू घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक का मान सर 0 से 1 के बीच में होता है, और यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, क्योंकि देखिए ये भी बल है, ये भी बल है, तो न्यूटन बटा न्यूटन कट जाएगा। हाँ, कहता है घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और घर्षण के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के जो अधीन किया गया कार्य है ये ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। एक बार हम फिर से समझाते हैं और ध्यान दीजिए। कहते हैं सर घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करता है। ये इधर की ओर गति होगी तो इधर की ओर घर्षण होगा। एकदम आराम से सर हम फिर समझा देंगे। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। इसको क्षयकारी बल इसलिए कहते हैं क्योंकि लुब्रिकेंट या स्नेहक डालकर इसको कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट या स्नेहक डालकर इसके घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और अर्धठोस। ठोस स्नेहक में आपका हो गया सर वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट। द्रव स्नेहक में तेल और मोबिल। अर्धठोस स्नेहक में हो गया ग्रीस। स्नेहक को इसको क्षयकारी बल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम किया जा सकता है तेल मोबिल डालकर। उसके बाद हम आते हैं सर घर्षण में। तो घर्षण
बल गति का विरोध करने वाला बल है। यह सतह की अनियमितता पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना ज्यादा अनियमित होगा सतह, रुखड़ा होगा, उतना ज्यादा घर्षण होगा। और घर्षण बल कभी नष्ट नहीं होता, यह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जब इतना बहुत ज्यादा रगड़ोगे तो यह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है मेनली, वैसे तो 4 प्रकार का कर सकते हैं। स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण और लौटेनिक घर्षण। सबसे कम लौटेनिक घर्षण होता है, इसीलिए सर रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काना, लौटेनिक करना आसान होता है। और सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। बॉल बियरिंग क्या करता है सर? बॉल बियरिंग की अगर बात करोगे, अगर ये ट्रॉली है सर, यहाँ बॉल बियरिंग लगा देते हैं, तो अगर नहीं लगाएंगे तो फिसलेगा, यानी गतिज घर्षण, लगा देंगे तो लुढ़केगा, लौटेनिक घर्षण। यही मामला है। आ जाइए सर इधर। अब आते हैं सर, घर्षण 2 प्रकार के, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। जिससे हमारा फायदा हो सकारात्मक, जिससे हमारा नुकसान हो नकारात्मक। जैसे अगर हम बर्फ पर फिसल गए तो नकारात्मक, और अगर सर जमीन पर चल पाते हैं तो सकारात्मक। क्या? अब आते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर में। अब बोलिए सर कौन सा चैप्टर पसंद करेंगे आप? आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिए हैं सर, बताइए क्या क्या पढ़ लिए हैं आप और क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? वर्क पावर एनर्जी हो गया है क्या? ग्रेविटेशन हो गया, लीवर हो गया, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन बाकी होगा सर। ये सर सिंपल हार्मोनिक मोशन बाकी है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन देखिए सर बाकी है क्या? एसएचएम बाकी है तो सर जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए। ये बाकी ही होगा हमको जहां तक याद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सरल आवर्त गति। नाम ही है सर इसका सरल आवर्त गति। नाम ही है सर इसका सरल आवर्त गति। क्या होता है ये सरल आवर्त गति? बताइए सर, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? वर्क पावर एनर्जी हो गया होगा शायद, वर्क पावर एनर्जी हो गया होगा या नहीं हुआ है सर? वर्क पावर एनर्जी अगर हो गया है, वर्क पावर एंड एनर्जी अगर हो गया है तो 1 टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो 2 टाइप कीजिए। तो पहले वही पढ़ा दो। हो गया है, वेरी गुड। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो गया है, एसएचएम अगर हो गया है तो 2 टाइप कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो 3 टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी से। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया है तो 2 टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो 3 टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, अभी इनफ टाइम है, आराम से समाप्त हो जाएगा। हो गया है, इसमें है आप लोग, हमको पता नहीं चलता यहाँ हो गया है या नहीं हो गया है। छोड़ो। एसएचएम जो है सर, हम इसको चेंज कर देते हैं सर। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया है तो 8 टाइप करें, नहीं हुआ है तो 9 टाइप कीजिए। आप टाइप कीजिए सर फिर से जल्दी जल्दी। नहीं हुआ है, वेरी गुड। 3 टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हुआ है। आते हैं हम लोग सर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सरल आवर्त गति नहीं हुआ है हमको जहां तक याद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सरल आवर्त गति क्या है। ठीक है, इस सर मेनली पेंडुलम की गति जो होती है वो सरल आवर्त गति है। जो पेंडुलम की गति होती है वो सरल आवर्त गति है। जितना भी पेंडुलम है सर, उसकी जो गति होती है वो सरल आवर्त गति में, हम उसी के लिए मेनली पढ़ते हैं। ये जो ऐसी वाली गति
किसी भी चीज को सर आप लुढ़का देते हो और वैसे ऐसे गति करने लगती है, इसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, ये सरल आवर्त गति है क्या? मेनली ये कहता है ना कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ये कहता है कि अगर ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं, अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, तो बल लगाने के बाद अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल अगर हम इधर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बल इधर लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। अगर हम बल लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। सर अगर हम चेक करवा लेंगे सर, अगर हम इधर बल लगाते हैं तो विस्थापन भी इधरे होगा। सर हमको अगर कोई पीछे से ऑटो आके ठोकता है तो ऑब्वियसली इधर से ठोकेगा तो विस्थापन इधरे ना होगा। ये कहता नहीं, ये कहता है ना कि बल अगर इधर लगाओगे ना तो विस्थापन विपरीत दिशा में। ये कहता है सरल आवर्त गति वह गति है जहां पर बल जिधर लगाओगे ना, इधर से बल लगाओगे तो इधर विस्थापित नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा वस्तु, इसके विपरीत जाएगा वस्तु। बताइए क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा संभव है? पूरे ब्रह्मांड में क्या ऐसा संभव है कि बल इधर लगाएं विस्थापन इधर हो? यानी हमको पीछे से कोई ठोके इधर, हम जाएं इधर, इज नॉट पॉसिबल मैन। हम समझ गए वर्क और एनर्जी नहीं हुआ है, पढ़ा देंगे सर इसके बाद, गौर फरमाइएगा। हमने कहा कि अगर हम इधर बल लगाते हैं, इधर अगर सर हम बल लगाते हैं तो बल अगर हम इधर लगाएंगे तो विस्थापन इधरे होगा, इधर धक्का देंगे इससे बल लगा के तो विस्थापन भी इधरे होगा। कहता नहीं, बल अगर इधर लगाओगे तो विस्थापन इधर होगा, बल अगर इधर लगाओगे तो विस्थापन इधर होगा। बल के विपरीत दिशा में विस्थापन, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन। ये कहता है सरल आवर्त गति। कहता है भैया तब पूरे ब्रह्मांड में सरल कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं, क्योंकि ये कहता है कि जब हम बल इधर लगाएंगे तो विस्थापन इधर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। बल इधर लगाएंगे तो विस्थापन भी इधर होगा, किसी को धक्का ऐसे देंगे तो वो इधर ही विस्थापित होगा। लेकिन ये कहता है नहीं, अगर किसी को बल इधर से देंगे तो विस्थापन इधर होगा। कहता है भग पगला, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड इस गति में नहीं है, सरल आवर्त गति में। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड सरल आवर्त गति में नहीं। कहां कहते हैं, गौर फरमाइएगा क्या कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कहता है सर ये कहता है वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो। देखो फिर वही बात हो गया, जिधर बल रहेगा उधर त्वरण होगा। ये कहता है त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, जितना त्वरण लगाएंगे उतने विस्थापन होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। मतलब अगर इधर की ओर त्वरण होगा तो विस्थापन इधर की ओर। फिर से समझो एकदम आराम से। केमिस्ट्री का क्लास शुरू है 7 से 9 सैटरडे संडे। जो लोग नए हैं वो जान लीजिए, एक चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं वीडियो अपलोडेड है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा दिए हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को। फिर से समझिए, ये कहता है सर कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, ये बल लगाएंगे तो इसी के दिशा में त्वरण होगा, लेकिन कहता है विस्थापन विपरीत होगा।
विस्थापन उतने होगा जितना बल लगाएंगे, लेकिन इसकी जो दिशा होगी ना वो विपरीत होगी। इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। जितना बल लगाएंगे उतने त्वरण होगा और उतने विस्थापन होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी। तुम कहेगा नहीं समझे, ये कहता है जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापन होगा। ऐसा नहीं है, जितना बल लगाएंगे उतने विस्थापन होगा, उतने त्वरण होगा, लेकिन खाली दिशा एक दूसरे का विपरीत है। तुम कहेगा नहीं समझे, फिर से समझो कि जितना बल लगाएंगे उतने त्वरण होगा, विस्थापन भी उतने होगा, खाली विस्थापन की दिशा विपरीत होगी। तो कहा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड नहीं है जितना बल लगाओगे उन्हें विस्थापन होगा, कि उल्टा कैसे हो जाए। तो कहा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। अर्थात त्वरण समानुपाती होगा विस्थापन के, लेकिन यह माइनस साइन बता रहा है कि दिशा विपरीत होगा। निगेटिव साइन यह बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होगा। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड ऐसा नहीं है बल लगाएंगे है उल्टा में विस्थापन होगा, कोई पिंड नहीं, लेकिन सरल लोलक की गति को मान लिया गया कि सरल आवर्त गति में है। क्यों? क्योंकि सरल आवर्त गति के सारे इक्वेशंस इस पर सूट करते थे। इसकी लेकिन एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। प्रदीप यादव जी, आप अपना फोन नंबर दीजिए, आपका कोर्स एक्टिवेट कर देंगे। टेस्ट ओपन कर देंगे आपका सर। फोन नंबर आप सर भेज दीजिए। प्रदीप जी देखिए तो उनका फोन नंबर लेके उनका टेस्ट एक्टिवेट करवा दीजिए। देखो अब लड़का की कह रहा है पॉलिटी या इकोनॉमी एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लगाइएगा बिहार पुलिस में। अरे छोटा अभी 7 घंटा तो हर क्लास चल रहा है, सैटरडे संडे भी। अब की चाहता 9 घंटा कर दें। तुम्हारा जैसे 2 पेपर छोटा छोटा इंग्लिश खत्म होगा, हिंदी खत्म होगा, दोनों पेपर पॉलिटी और इकोनॉमी लग जाएगा। चोर चौहाड़ से बक छोटा सा देखो ना की लिखा है, लिखता है कि पॉलिटी इकोनॉमी कब लगाइएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। अब ये एग्जाम है रे छोटा दानव। अब तो कर दिया है बिहार पुलिस ने कि 10th लेवल से पूछेगा, तो एकदम नॉर्मली आप पढ़िएगा और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हम बिहार पुलिस में भी आज सब में लाइव आ रहे हैं सर, आपको नोटिफिकेशन जाएगा अपने अपने टाइम पे, तो आप लाइव आइएगा, आपकी सभी प्रॉब्लम को अलग अलग हम दूर कर देंगे। दाना बोलना, हम अभी 9 घंटा लगा देते हैं, मेरे पास मास्टर बेरोजगारी में बैठल है। अच्छा, हम आते हैं तो बतियाते हैं 10 बजे 12 बजे के बाद। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ चला, तोरा लिए जान दे रहे हैं हम, बस खाली नौकरी हो जाएगा तो हमारा भूलना नहीं, छोटा छोट सब। थैंक यू वेरी मच।
हेलो 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 हेलो। आते हैं सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने कल समाप्त किया था और घर्षण को भी हम लोगों ने पढ़ा था। आइए हम लोग सर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी हो गया है कि नहीं हुआ है? जल्दी से बताएंगे सर, वर्क पावर एंड एनर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है? वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी अगर हो गया है तो एक टाइप करेंगे, नहीं हुआ है तो दो टाइप करेंगे। जल्दी से स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं, जल्दी से सर हाईलाइट कर दीजिए। मिर्जापुर से गुड मॉर्निंग। अरे मिर्जापुर हमें भी जाना है, गुड्डू नाम है हमारा, आ रहे हैं। वो क्या नाम था उसका यार, कौन भैया थे उसी को मारने, मुन्ना भैया को मारने। बताओ सर हो गया है या नहीं हुआ है? कोई बोलता है दो, कोई बोलता है एक। ये क्या लफड़ा है, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये दो वाले कौन है भाई? वर्क पावर एनर्जी हो गया, जिन लोगों ने बाद में एडमिशन लिया होगा शायद उनका नहीं हुआ है। वर्क पावर एनर्जी हो गया है, जिन लोगों ने बाद में एडमिशन लिया होगा आप देखिएगा, वीडियोस पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा दो नहीं हुआ है, वेरी गुड। वर्क पावर एनर्जी नहीं हुआ है, सारे बच्चे दो ही टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं ही हुआ होगा। बाप रे। आते हैं सर, तो वर्क पावर एनर्जी ही हम लोग सीखेंगे। बढ़ जाएंगे खाली न तेरे कहीं। आजा भाई मेरे वर्क पावर एनर्जी पे। सर कल शाम के 7:30 बजे मैं लेकर आ रहा हूं कुछ क्वेश्चंस और YouTube पे 100वां सेट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग लाइव आना जरूर आइएगा। और हम चाहते हैं कि लाइव में एक नया रिकॉर्ड बने गुरुजी के नाम का। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव में एक नया रिकॉर्ड बने गुरुजी के नाम का तो जरूर से जरूर आइएगा कल शाम में 7:30 बजे, ताकि लोग ये कहें कि हमने एक नया मुकाम बनाया, इतने बच्चे भी लाइव हों। ये आपके तरफ से मेरे को गिफ्ट होगा। 100वां सेट में कल पूरा करने जा रहा हूं। कल शनिवार है, कल क्लास नहीं है क्योंकि इस सप्ताह में एक दिन एब्सेंट हो गया था यूट्यूब पे, तो उसके एवज में मैं कल क्लास लेने जा रहा हूं। और लाइव शाम 7:30 बजे जरूर आइएगा और गुरुजी को एक अच्छा सा 20 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा, जिसमें आप सभी चीजों को सीख पाएंगे और गुरुजी के लिए भी एक भेंट होगी। तो हम चाहेंगे सर कि सारे बच्चे लाइव आएंगे। कौन कौन कल लाइव आ रहा है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर रहा है और गुरुजी को एक भेंट देना चाहता है? जल्दी से 5 टाइप कर दो। अगर नहीं आ रहे हो भाई मेरे, फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 टाइप कर देना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कल सर आ रहे हैं? जल्दी से 5 टाइप कर दो। जो लोग आ रहे हैं कल लाइव में, शनिवार है कल और कल लाइव में आप आ रहे हैं तो जरूर सर जल्दी जल्दी 5 टाइप कर दीजिए। टाइप 5। जल्दी से सर, अगर आप आ रहे हैं तो 5 टाइप कर दीजिए सर। कल शाम में 7:30 बजे गुरुजी के लिए। और इतना 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 सभी यार दोस्तों को कह देना कि गुरुजी शाम में 7:30 बजे आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के। हम चाहेंगे सर कि आप लोग जरूर आइए और गुरुजी का एक सपोर्ट तो बनता है यार। 100 सेट मैंने पूरे किए हैं, वो भी 100% शेड्यूल वे में, मात्र 3 से 4 क्लास के एब्सेंट के बाद। आते हैं सर कार्य में। कार्य क्या होता है सर? कार्य होता है सर कि किसी क्रिया का संपादन कार्य है, किसी क्रिया का संपादन कार्य कहलाता है। कोई भी क्रिया है अगर उसका संपादन है तो उसको हम कार्य कहते हैं। क्रिया का संपादन कार्य कहलाता है, क्रिया का संपादन कार्य कहलाता है।
किसी भी क्रिया का संपादन, कार्य का अर्थ किसी क्रिया का संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना, ये क्रिया है, इसका संपादन होगा तो इसको हम कार्य कहेंगे। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में अगर आप विस्थापित करते हैं तो वो कार्य है, कुछ खास नहीं है। यहां से हम लोग मेनली कार्य को देखेंगे। इस तरह एक थ्योरी है, इसको आप देख लो, हमने पीछे आपको पढ़ाया भी है। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि अगर मैं कहूं ये मान लीजिए थीटा है और ये एफ बल इस पर लग रहा है, या मान लेते हैं सर कि एक ट्रॉली बैग है और इधर की तरफ एक बल लग रहा है और इधर सर विस्थापन है, और ये विस्थापन है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण सर थीटा है। बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है। ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा और हम इसको क्लियर करते हैं। अगर ये मान लीजिए ट्रॉली है और ये आप खींच रहे हैं और ये आपकी भावनाएं हैं, मतलब आपकी मैडम है, ये इधर की ओर विस्थापन होगा, इधर ये बल लगाएगा इसे खींचने के लिए, इधर विस्थापन होगा, और बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है। बल और विस्थापन के बीच का कोण सर थीटा है। अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, ध्यान दीजिएगा सर, हेलो 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 हेलो, कहते हैं अगर ये सर बल लग रहा है और बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर थीटा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर थीटा है और ये बल है, तो कहते हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और W इज इक्वल टू एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं सर एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। W बराबर होता है एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं सर एफ एस कॉस थीटा, चूंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। डॉट न है, कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। कहते हैं कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल है। अगर मान लो इधर की तरफ विस्थापन है और ये बल है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, W बराबर होता है एफ डॉट एस, और जब एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा एफ और एस के बीच का कोण है। अब इसका अगर हम यूनिट निकालते हैं, सर जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कल नेट का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हुआ होगा, आज अभी हो जाएगा। कहते हैं अगर W इज इक्वल टू होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, वो ज्योग्राफी और मैथ का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्या? हाँ फिर से किए मैथ का भी।
तो सर हम अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं तो न्यूटन का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम सर जूल भी कहते हैं। ये तो हो गया एसआई मात्रक। अगर हम सर सीजीएस मात्रक की बात करें, अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो डब्ल्यू का सीजीएस मात्रक हो जाएगा, केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। अब बीमा अगर निकालिएगा तो बीमा कितना हो जाएगा, बीमा हो जाएगा सर केजी का हो गया एम, एम का हो गया एल स्क्वायर, एस का हो गया टी -2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। तो कहते हैं सर इसका एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो न्यूटन मीटर हो जाता है, बल गुना विस्थापन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम जूल भी कहते हैं। सीजीएस मात्रक की अगर बात करोगे डब्ल्यू, इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अर्ग कहते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। और बीमा की अगर बात करोगे तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और कार्य जब भी होगा सर अदिश गुणनफल है, एफ डॉट एस होता है। तो आप पढ़े होंगे सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणनफल है, ये अदिश राशि होता है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाता है ए बी साइन थीटा। ये सदिश गुणनफल है, सदिश राशि होता है। ठीक है, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, इसको हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल कहते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम अर्ग कहते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कार्य का बीमा अगर कहोगे तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन राशि है सर, एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। अब देखिएगा सर, फिर से समझाते हैं। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ऐसे W इज इक्वल टू अगर हम कहें तो एफ डॉट एस, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, इसको हम एफ एस कॉस थीटा कह सकते हैं। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, इसको हम एफ एस कॉस थीटा कह सकते हैं। एफ डॉट एस, इसको हम एफ एस कॉस थीटा कह सकते हैं। थीटा एफ और एस के बीच का कोण है। और ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये अदिश गुणनफल है। चूंकि ये भाई मेरे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये अदिश गुणनफल है। ये सदिश गुणनफल कभी नहीं हो सकता, ये अदिश गुणनफल है। यूनिट की बात करोगे तो एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो एफ का हो जाएगा न्यूटन और एस का हो जाएगा विस्थापन, द मीटर, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी बीमा की अगर बात कर, सीजीएस यूनिट की बात करोगे, इसी को हम अर्ग कहते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट की अगर बात करोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम इसको हम जूल कहते हैं और इसको हम अर्ग कहते हैं। सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें। और अगर हम बीमा की बात करें सर तो बीमा कितना हो जाएगा बताइए, एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2। अब सर मामला ये है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अब मामला ये है कि
अब मामला क्या है, गौर फरमाइएगा कि कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। W बराबर सर एफ एस कॉस थीटा होता है। W बराबर अगर हम बात करें तो W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, W बराबर हो जाएगा सर एफ एस कॉस थीटा, जहां थीटा एफ और एस के बीच का कोण है, एफ बल है, एस विस्थापन है, तो कोई एक भी जीरो हो जाएगा। अगर एफ जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, एस जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये पूरे टर्म के जीरो होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये पूरा टर्म कॉस थीटा को जीरो होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना पड़ेगा। थीटा अगर 90 होगा तो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ जीरो तो ये जीरो, एस जीरो तो ये जीरो, कॉस थीटा में अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री देंगे तो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। अब मामला क्या है, कोई एक जीरो हो जाए, जैसे कहे एक वस्तु है जिस पर कोई बल नहीं लग रहा है, कहेंगे कार्य का मान जीरो हो। फिर कह दे एक वस्तु है जिसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, कहेंगे कार्य का मान जीरो है। कहेगा बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, कहेंगे कार्य का मान जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, सबको गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है सर। अगर मान लीजिए कि हम कूली हैं, मान लो, मानने में क्या लगता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हम कूली हैं और हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, तो हम जो नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ये कोई कूली है जो अपने सर पे बोझा लेकर इधर की ओर विस्थापित हो रहा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, क्योंकि नीचे की तरफ उस पर बल लग रहा है और इधर की तरफ विस्थापन हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा, जीरो। किया गया कार्य का मान जो होगा वो जीरो हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, हमने कहा कि अगर ये कूली जा रहा है तो नीचे की तरफ बल लगाएगा और इधर की तरफ विस्थापन होगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो किया गया कार्य का मान जीरो हो जाएगा। तो किया गया कार्य का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो इस घर की सीढ़ी पर चढ़ता है, इस घर में एक सीढ़ी लगा हुआ है, इस पर ही चढ़ता है और चढ़ के उतर जाता है। अगर कोई व्यक्ति है एक सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़ के उतर जाता है, तो किया गया कार्य जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि चढ़ा, चढ़ के उतरा, ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये चढ़ा, चढ़ के उतर गया तो सर विस्थापन जीरो ना हो गया, विस्थापन जीरो हो गया तो कार्य का मान जीरो हो। अगर कोई व्यक्ति खाली चढ़ा तो कार्य का मान जीरो नहीं होगा। और दूसरा, किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। देखो, शून्य तो हो जाएगा, कोई एक जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, धनात्मक भी हो जाएगा, सारे वैल्यूज होंगे तो धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक भी होगा। अब ऋणात्मक कब होगा सर, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण। थीटा जो है सर वो एफ और एस के बीच का कोण है। थीटा की अगर हम बात करें तो ये एफ और एस के बीच का कोण है। थीटा एफ और एस के बीच का कोण है जाने मन। तो गौर फरमाना, अगर ये कोई वस्तु है और इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है घर्षण बल इधर की ओर लगेगा, बल के विपरीत घर्षण लगता है, क्योंकि बल इधर लगेगा तो गति इधर होगा, और गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। अगर गति इधर होगा तो घर्षण इधर होगा। तो दोनों अगर
करेंगे, गति इधर होगा तो विस्थापन भी इधर होगा, घर्षण बल मान लो इधर होगा तो घर्षण बल को तुम एफ डैश मान लो, तो दोनों के बीच जो कोण बनता है, इधर गति हुआ, इधर विस्थापन हुआ, इधर घर्षण हुआ, तो दोनों के बीच का कोण 180 होता है और cos 180 -1 होता है। cos 180 जो होता है वो -1 होता है। ध्यान दीजिएगा सर। थीटा बराबर एफ और एस के बीच का कोण होगा, तो ये कहते हैं हम cos 180 हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। cos 180 अगर होगा तो ये -1 हो जाएगा। cos 180 अगर होगा तो वो -1 हो जाएगा। तो cos 180 अगर -1 हो जाएगा तो बल और इसका मतलब गति इधर होगा और घर्षण इधर होगा और दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, और इसका मतलब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, इसका मतलब कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। शून्य तो होबे करेगा, कोई एक 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज हो जाएगी तो धनात्मक हो जाएगा, और घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई कुली बोझा लेकर जा रहा है तो किया गया कार्य शून्य होगा। अगर कोई व्यक्ति हाथ में कोई पत्थर लेकर खड़ा है 100 साल तक भी, तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन 0 है। हाथ में ऐसे लेकर खड़े हैं तो विस्थापन 0 होगा, तो कार्य का मान 0 होगा। अगर कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगा रहा है तो धक्का लगा रहा है, कोई विस्थापन नहीं होगा, सर दीवार अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, तो किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है। कल आप लोगों की केमिस्ट्री है 7 से 9 में, ध्यान रखिएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं सर, अगर कोई व्यक्ति दीवार पर धक्का लगाता है तो किया गया कार्य का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि विस्थापन का मान 0 होगा। हेलो, हाँ कल, 1 मिनट सर, एक्सक्यूज मी। हेलो।
सर अगर 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 हेलो 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 हम फिर से बता देते हैं सर, अगर कोई कूली खड़ा है, जैसे सर अब जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर दीवार पर धक्का लगाएंगे कार्य का मान 0 होगा, हाथ में पत्थर लेकर खड़ा है किया गया कार्य का मान 0 होगा, कपाड़ पे पत्थर लेकर खड़ा है कार्य 0 होगा, कपाड़ पर पत्थर लेकर चल रहा है कार्य 0 होगा, कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होगा। ऋणात्मक कब को होगा? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कहते हैं अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। 10 केजी का बोझा लेकर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो किया गया कार्य का मान शून्य होगा क्योंकि कोई विस्थापन नहीं, खाली खड़े हैं तो विस्थापन 0 है। अगर कोई कूली 100 केजी का बोझा लेकर कई मीलों तक चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? अगर वो चल रहा है तो बल नीचे होगा, विस्थापन इधर होगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़ के उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है। किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। लेकिन सर एक क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, हम सर कोशिश में हैं कि आपको एक भी पॉइंट्स हमसे छूटे नहीं। हम कभी ये सोच के नहीं पढ़ाते कि 99 रुपया लिए और कभी ये सोच के नहीं पढ़ाते कि टारगेट पढ़ा रहे हैं। हमेशा ये सोच के पढ़ाते हैं कि पूरा पढ़ाना है, क्योंकि जिस दिन कलम के साथ बेईमानी हो जाएगी सर उस दिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कार्य शून्य होता है या होगा? पहला ऑप्शन दे देगा कूली बोझा लेकर जा रहा है, कूली बोझा लेकर जा रहा है। और दूसरा देगा एक व्यक्ति बोझा लेकर खड़ा है। वैसे अगर सही मायने में देखो तो दोनों कंडीशन में कार्य का मान 0 है। कूली अगर बोझा लेकर जा रहा है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0 हो जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति बोझा लेकर खड़ा है तो विस्थापन का मान 0 है, कार्य का मान 0 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। क्यों? यहां पर अगर दो में से कोई एक, अगर 1 and 2 बोथ रहेगा तो वो आंसर मारेंगे, लेकिन अगर कोई एक चुनना होगा तो ये ज्यादा सटीक होगा क्योंकि इसमें विस्थापन का मान 0 है। अगर कोई एक चुनना होगा जानवर तो ये चुनेंगे क्योंकि इसमें विस्थापन का मान 0 है। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो सर इसको चुनेंगे। जल्दी से लिख लीजिए सर, जल्दी जल्दी लिख ले रे भैया। न न न न न न नहीं हम हो गया। द नेक्स्ट कहते हैं नोट, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा, मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अगर कहेगा एकदम खड़ा है कूली और 90 डिग्री के कोण पर तब कार्य शून्य, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा तो कार्य का मान 0 नहीं। नए प्रकार के प्रश्न में ऐसी विशेषताएं देखी जाती हैं। अब कहते हैं अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य का मान क्या होगा? देखिए सब कुछ आपको दिया हुआ, 10 न्यूटन यानी F दे दिया है, 30 डिग्री यानी थीटा दे दिया है, अब 5 मीटर यानी M विस्थापन दे दिया है यानी S। हमको कुछ नहीं करना होता है सर, कार्य का मान निकालना है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगा देंगे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। सबका वैल्यू हमको पता है, F का वैल्यू है हमारा 10 इंटू S का वैल्यू है हमारा 5 इंटू कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, ये हो जाएगा 50 कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 25 √3 इज द आंसर। बस सर W बराबर एफ एस कॉस थीटा लगा देना। कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है सर, आज मैंने सर 6 स्टूडियो और बना दिए हैं।
ताकि हम अलग अलग चीजों को बेस्ट क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचा सकें। 6 स्टूडियो गुरुजी का और बन गया है और आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए मैंने 20 से 22 कंटेंट राइटर के लिए अलग से वैकेंसी निकाल के उसको रिक्रूट करके रखा है कि आपकी बेस्ट क्वालिटी कैसे जाएगी। कहता है अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन यानी F का मान हो गया 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में, तो बल जिधर सर बल लगेगा और उधर विस्थापन होगा, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री। सर देखिए, अगर उसी दिशा में होता है 0 डिग्री और अगर विपरीत होता है तो 180 डिग्री। तो बल जिधर लग रहा है उधर विस्थापन है उसी दिशा में, तो 0 डिग्री होगा, और दोनों अपोजिट में है तो 180 डिग्री होगा। और विस्थापन दे दिया है 5 मीटर, ये F हो गया। तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, बल जिधर लग रहा है उधर विस्थापन हो रहा है, मतलब 0 डिग्री कोण हो। ऐसे भी कोण नहीं दिया हुआ है ना, तो अपने मन से इस सब क्वेश्चंस में 0 डिग्री ले लिया करना। जब बल बराबर W/F को थीटा करना पड़े ना, कोण नहीं दिया रहे तो अपने मन से कोण 0 डिग्री ले लेना है। तो कहता है किया गया कार्य का मान क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो सर कार्य का मान W/F cos थीटा हो जाएगा, Fs cos थीटा, W = F, F का मान हो जाएगा 10, F का मान हो जाएगा 5 इंटू cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा cos 0 1 होता है 50 जूल इज द आंसर। यहां F 10, F 5, cos 0 50 जूल इज द आंसर। ठीक है, अब W/F cos थीटा के बाद हम लोग सर ऊर्जा में पढ़ेंगे। एक लाइन का बात एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। कार्य बल ऊर्जा कार्य जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। W/F cos थीटा, इसका SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल है, इसका CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी अर्ग है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कार्य 0 कब होगा? जब F 0 होगा या F 0 होगा या थीटा का मान 90 डिग्री होगा। लेकिन अभी जो नए प्रकार के प्रश्न है उसमें यह ध्यान रखना है कि जहां एग्जैक्ट 90 डिग्री की अगर बात करें तभी 90 डिग्री मानेंगे, नहीं तो अगर कोई कुली चल रहा है तो उसमें 90 डिग्री होवे करेगा, ये नहीं मान लेना। जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो मारिएगा। आप यही थिंग पे आप मार के देखिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपके लग जाएंगे। नहीं तो सर नहीं लगेंगे, मामला एकदम गंभीर हो जाएगा। तो अगली कक्षा में हम लोग सर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऊर्जा। मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल केमिस्ट्री पढ़ना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग में 7 से 9। थैंक यू वेरी मच। शनिवार रविवार दोनों दिन, और कल शाम में 7:30 बजे भी सर गुरुजी के रिस्पेक्ट में जरूर आए सर। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। थैंक यू वेरी मच।